नवा भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के चुनावों पर महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की नजर थी और जिस तरीके से परिणाम सामने आए ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी के चुनाव में पहली बार वो बढ़त हासिल की है जिसका यकीन भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। तो इसका मतलब ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे ने क्या दूसरे ठाकरे परिवार से हाथ मिलाकर गलती की, या फिर ये देखा जाए कि ये जो ठाकरे परिवार था ये वहां के मराठी वोटर को, मुस्लिम वोटर को एक नहीं कर पाया। इनकी रणनीति ठीक नहीं रही। जिस तरीके से इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर वहां पर अत्याचार किया, वहां पर लोगों के साथ इन्होंने उपद्रव किया और कहीं ना कहीं से आपत्तिजनक व्यवहार भी किया, क्या इसको लेकर भी वहां पे किसी तरीके का रोष था? और ये देखा गया कि 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी बढ़त बनाई है। क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि मुंबई की अगर बात करी जाए, बीएमसी की बात करी जाए, 74,000 करोड़ रुपए का इसका वार्षिक बजट होता है और तमाम बड़े प्रोजेक्ट को वहां से स्वीकृति मिलती है। तो बड़े समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई है। ये भी तय माना जा रहा है कि इस बार बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही होगा। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है वो नजर आई है और केंद्र स्तर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है, जिस तरीके से उनकी रणनीति रही है, वो अब बीएमसी चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ओवैसी पार्टी, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पीछे पीछे नजर आई, जबकि सब दावा ठोक रही थी कि कांग्रेस आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैजिक ने बीएमसी चुनाव में अपने तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने का काम किया और एक बड़ी बढ़त बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव में अपना दावा ठोकने का काम किया। केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ उसका शारीरिक शोषण करने और अवैध धर्मांतरण की कोशिश करने का जो मामला है वो लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में तमाम हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने आज भी सड़कों पे हल्ला बोला और इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो सड़कों पे प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनका साफ कहना है कि केजीएमयू में जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो कुलपति का ओएसडी है सैयद अख्तर अब्बास, उसको आखिर क्यों पद से नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम जो है मानकों के विपरीत जो है वो बैठता है। उसके बाद भी उसकी पोस्टिंग जो है वो गलत तरीके से की गई है। इसके अलावा जिस तरह से डॉक्टर रमीजुद्दीन ने महिला डॉक्टर के साथ उसका शारीरिक शोषण किया और अवैध धर्मांतरण की कोशिश की गई थी, उस प्रकरण में क्योंकि जो पीड़िता है उसने पहले केजीएमयू में प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लिहाजा जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। इसके साथ ही तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर इस तरह के सिंडिकेट या ऐसे लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एक जांच एजेंसी से कराने की मांग तमाम संगठन कर रहे हैं। तो ये जो मामला है वो लगातार अभी भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एसटीएफ डॉक्टर रमीजुद्दीन से जुड़े मामले की जिस तरह से जांच कर रही है, उसमें आगरा का जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहां पर इस्लामिक मेडिको जो ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप को लेकर के एसटीएफ की टीमें अब पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट में डॉक्टर परवेज की भूमिका सामने आई थी, उसका मुख्य आरोपी बनाया गया है। लिहाजा एमडी की पढ़ाई जो है एसएन मेडिकल कॉलेज से परवेज भी कर रहा था और रमीजुद्दीन ने भी जो है 2012 में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। लिहाजा दोनों के बीच आपस में क्या कनेक्शन है और जो ग्रुप बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही लोग जुड़े हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट इस ग्रुप के जरिए भी जो है संचालित किया जा रहा था। लिहाजा एसटीएफ की टीमें इस ओर भी पड़ताल कर रही है और ये भी देख रही है कहीं दिल्ली कार ब्लास्ट में डॉक्टर रमीजुद्दीन की भी तो कोई भूमिका नहीं है।
कानपुर देहात पुलिस ने धर्मांतरण खुलासे के बाद कानपुर देहात पुलिस की तरफ से गठित एसआईटी लगातार धर्मांतरण नेटवर्क पे काम कर रही है कि नेटवर्क किस तरीके से जिले में संचालित था और किस तरीके से काम कर रहा था। हाल ही में एसआईटी को एक साक्ष्य हाथ लगे थे कि वो जो धर्मांतरण का नेटवर्क था ट्री प्लांटेशन के जरिए से चल रहा था। ट्री प्लांटेशन पेड़ लगाने वाले जो धर्म परिवर्तन करता था उसको एक ट्री प्लांट लगाना पड़ता था, उसके बाद वो 10 लोग जोड़ता था और 10 लोगों को जोड़ने की 3-3 लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी। वो 10 लोग 3-3 लोगों को जोड़ेंगे, जिसके चलते 11 कड़ियाँ जुड़ती थी और एक ट्री प्लांटेशन का नाम रखा जाता था। ऐसे ही कानपुर देहात एसआईटी को इस समय संस्था जो नवाकांति सोसाइटी है उसके खाते हाथ लगे हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी को 2 खाते मिले हैं, जिसमें एक्सिस बैंक में 5 खाते बताए गए हैं, 2 बैंकों में खाते पाए गए हैं। जो एक्सिस बैंक में 5 खाते हैं संस्था के और एसबीआई बैंक में 2 खाते हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस अभी कई और बैंकों में खाते निकाल सकती है। इन्हीं खातों के जरिए विदेशी फंडिंग की संभावना जताई जा रही है और एसआईटी उन सभी खातों में जो लेन देन हुआ है, जिन लोगों को पैसा गया है, जिन लोगों ने दिया, उन सबसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। उसी के क्रम में डुडौली गाँव के जो पीड़ित थे, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, राम प्रकाश का नाम आ रहा था और राम किशन और राम अवतार ने भी जो पीड़ित बन के मुकदमा लिखाया था, तो उनके गांव में जिस समय पहुंचा गया तो सूत्रों की माने तो वहां पर एक वर्ग के लगभग 80% लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो लोग ईसाई धर्म से ही अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, ईसाई धर्म की पद्धति अपना रहे हैं। गाँव के कई लोगों ने बंद कैमरे पे स्टिंग कैमरे पे बात की और उन्होंने कहा कि वो झांसी गए थे, उन्हें वहाँ पैसे दिए गए, खाना खर्चा दिया गया और जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे धर्म परिवर्तन किया और जिसके बाद उन्होंने एक पानी की टंकी में डुबकी लगाई और आशीर्वाद लिया। तो जिस तरीके से वीडियो भी कई सामने निकल के आए हैं, कई दस्तावेज निकल के आए हैं, लगातार एसआईटी उस पर जांच कर रही है, लगातार उन पर जांच की जा रही है। ऐसा और डुडौली जो गांव है वहां पर बताया जा रहा है विदेशी फंडिंग के जरिए निजी जमीन खरीदी गई थी और वहां पर लगभग 1 बीघे में एक चर्च भी संचालित किया जा रहा था। अब एसआईटी लगातार जाँच कर रही है और कई बड़े खुलासे करने की तैयारी में है। आयकर विभाग की टीम ने आनंदा डेयरी प्लांट के कई ठिकानों पर छापेमारी के उत्तर प्रदेश के लगभग आधा दर्जन जनपदों में उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। रेड के दौरान ये देखा गया है कि जो उनके दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो कर्मचारी हैं उनके मोबाइल फोनों को भी कब्जे में ले लिया गया और किसी को भी अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। इन सब जनपदों की अगर बात की तो रायबरेली में भी जो आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने आनंदा डेयरी प्लांट में कल छापेमारी की, तो लगातार उनकी रेड अभी भी 36 घंटे से अधिक का समय हो गया, अभी भी जारी है और लगातार जो जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर मिलावटखोरों का धंधा किस तरह से फल फूल रहा था। क्योंकि ये देखा जा रहा था लगातार जो है लंबे समय से बात सामने निकल कर आ रही थी कि मिलावटखोरों का बोलबाला है। उसी के मद्देनजर आनंदा डेयरी प्लांट में आयकर विभाग की रेड पड़ी है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो उनके ठिकाने हैं वहां पर रेड डालकर बकायदा आयकर विभाग की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जांच पड़ताल के बाद क्या तथ्य निकल के आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में आनंदा डेयरी प्लांट के जो कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी हुई, बकायदा वहां के जो दस्तावेज हैं वो उनको खंगालने का काम किया जा रहा है और बकायदा जहां जहां पर रेड पड़ी है उन ठिकानों पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बैन कर दी गई, किसी की भी एंट्री नहीं दी जा रही। जो भी लोग अंदर थे उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बकायदा सख्ती के साथ वहां पर जांच पड़ताल की जाए। जो कंप्यूटर है उनको खंगाले जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें वहां पे सेव की गई थी कंप्यूटर में वो डाटा निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो वहाँ पे फाइलें मिली हैं उनको खंगालने का काम किया जा रहा है और जो भी कर्मचारी थे उनके फोन भी जो है जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी भी जांच पड़ताल जो है आयकर विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आयकर विभाग की टीम के द्वारा एक बड़ी छापेमारी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आनंदा जो डेयरी प्लांट है उनके ठिकानों पर की गई। वहीं रायबरेली में भी ये छापेमारी जारी है और लगातार छापेमारी चल रही। 36 घंटे से अधिक के समय होने के बावजूद भी अभी भी छापेमारी चल रही है और बकायदा जो है जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जांच पड़ताल के बाद तथ्य क्या निकल के आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से छापेमारी हो रही उससे जरूरी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है। शामली जिले में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाईवे पर लाठी डंडे के दम पर गाड़ी को रोककर जिला पंचायत के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली ट्रक चालक से करना चाह रहे हैं। हालांकि ट्रक चालक ने इसका एक पूरा वीडियो गुंडाई का बनाकर अपनी सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से वायरल किया है।
इस वायरल वीडियो में खुलेआम दिख रहा है कि 4 युवक जो हाथों में लाठी डंडे लेकर के नेशनल हाईवे पर जबरन गाड़ी को रोक रहे हैं और उससे जिला पंचायत के नाम पर वसूली की बात कह रहे हैं। हालांकि ट्रक चालक ने वीडियो में इस चीज का विरोध किया है। उसने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का ये टैक्स नहीं देंगे। इस बात को लेकर के चारों दबंग युवक आग बबूला भी हो और गाड़ी को साइड में लगाने की बात भी कह रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक हड़कंप की स्थिति जरूर है, लेकिन ये जो चारों युवक है जो दबंग लाठी डंडे लेकर हाथ में हाईवे पर खड़े हैं, इनके पास ना तो जिला पंचायत के अधीनस्थ कर्मचारी होने का कोई आई कार्ड है और ना ही इसके अलावा जिला पंचायत के ठेकेदार के द्वारा जो रसीद दी जाती है पैसे वसूली करके, वो भी इनके पास नहीं है। और बता ये भी जा रहा है कि जिला पंचायत के जो राज अधिकारी, उनका कहना है कि बायलॉज के अनुसार एक ठेका छोड़ा गया है जिसकी एवज में ये लोग वसूली करते हैं। आखिर सवाल ये है, क्या नेशनल हाईवे पर इनको वसूली करने का अधिकार है या फिर जिला पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत ये लोग वसूली कर सकते हैं, और वसूली करते हैं तो क्या उसकी एक रसीद जो होती है वो भी उनको देनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के पास ना आई कार्ड है ना कोई ऐसी रसीद है। ये खुलेआम ये कहे कि गुंडाई का एक टैक्स हाईवे पर गाड़ियों को रोक करके वसूला जा रहा है। इस मामले को लेकर के अब लगातार हड़कंप की स्थिति तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जिले का प्रशासन, जिले की पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। ये टैक्स शामली जिले में 2 स्थानों पर वसूला जाता है। मेरठ करनाल हाईवे के बिडोली क्षेत्र में जो हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर ये लोग एक झोपड़ी डाल करके इस गुंडा टैक्स को वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर जो कैराना बॉर्डर है, वहां पर भी जिला पंचायत के नाम पर यह वसूली की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शामली जिले का पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करता है।